नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की 23 नंबर की क्लासेस। इससे पहले मैं 22 नंबर की क्लासेस कंप्लीट करवा चुकी हूं। आई होप आपने सारी क्लासेस अच्छे से देख ली होगी। अगर आपने सारी क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो जरूर देख लें, क्योंकि अप्रैल में आपकी एग्जाम है और आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। और साथ ही अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं अंजलि भारत जी के 0968 पर। पहला प्रश्न है अपना, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया है। सर्वप्रथम क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रगान लिखा किसने है, सभी को अच्छे से पता है। कौन लिखते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर। एक और अन्य नाम से इनको जाना जाता है, क्या नाम है इनका? गुरुदेव। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी इनको। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था जन गण मन, जो कि है भारत का राष्ट्रगान। 1911 में गाया गया था कोलकाता के अंतर्गत। और इसके अलावा इन्होंने भारत का तो राष्ट्रगान लिखा ही है, इसके साथ में बांग्लादेश का भी इन्होंने क्या है, राष्ट्रगान लिखा है, अमार सोना बांग्ला। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य आपसे पूछा गया है भारत का, जो कि क्या आ जाएगा? सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की सदा ही विजय होती है। तो सत्यमेव जयते क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। बात करें यहाँ पे वंदे मातरम की। वंदे मातरम, वंदे मातरम ये क्या है? राष्ट्रीय गीत है। किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, चट्टोपाध्याय भी इनको बोला जाता है, चटर्जी इनके द्वारा रचित है। जय हिंद की अगर मैं बात करूं तो ये जय हिंद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? आबदिन हसन। आबदिन हसन के द्वारा क्या है, जय हिंद का नारा दिया गया है, जो कि बेसिकली अभी किसके लिए यूज होता है? भारतीय सेना के लिए, ज्यादातर आर्मी में यूज होता है। आप सभी को पता है, हर कोई जय हिंद करता है, तो वो चीजें इसके अंतर्गत आ जाएगी। जय जवान जय किसान की अगर मैं बात करूं कि जय जवान जय किसान नारा किसने दिया है, तो ये देते हैं शास्त्री जी। कौन है ये? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, इनके द्वारा ये नारा दिया गया है। क्या है? जय जवान जय किसान। अगर मैं इसके साथ में थोड़ा और ऐड कर दूं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय विज्ञान, और विज्ञान की यहाँ पे बात हो रही है तो कौन से प्रधानमंत्री जी का नाम आ जाएगा? क्योंकि उन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था? पोखरण परीक्षण हुआ था, यानी कि क्या है, परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण के अंदर। इससे पहले इंदिरा गांधी की सरकार में भी हो चुका था, पर यहाँ पे नारे की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने उनका नाम बताया है। कौन है ये? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है मेरी 51 कविताएं। काफ़ी समय एग्जाम में आया है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये इनकी पुस्तक का नाम है मेरी 51 कविताएं। ये कवि भी थे, भारत के प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य, अगर आपने महाभारत देखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ा है तो भी लगा लोगे। कैसे? क्योंकि कौरवों और पांडवों को शिक्षा किसने दी थी? द्रोणाचार्य ने दी थी ना। तो वो क्या थे? उनके एक टीचर थे, शिक्षक थे। तो द्रोणाचार्य कौन आ गया है? उनकी टीचर। तो किसके क्षेत्र में मिलेगा फिर? क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में, यानी कि कोच को ये पुरस्कार दिया जाता है। किसको देते हैं? कोच को। और कोच के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि कौन देता है? भारत सरकार देती है। नेक्स्ट है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि यहाँ पे ना तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात हो रही है, ना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात हो रही है, क्योंकि दोनों ही पुरस्कार एक ही है। पहले उसको राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में मतलब ऐसे जाना जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से उसको जाना जाता था, और अभी जाना जाता है उसको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से, क्योंकि जून 2021 से उसका नाम चेंज हो चुका है। अब आपको यहाँ कहीं से कहीं तक ऑप्शन में वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? अर्जुन पुरस्कार। क्या हो जाएगा? अर्जुन पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और
खेल क्षेत्र में अगर आपसे पूछे खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार अगर आपसे पूछे तो आप क्या लगाओगे? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद कौन थे? हॉकी के जादूगर। मैंने पढ़े। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत रत्न की अगर मैं बात करूं तो भारत रत्न क्या है? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाएगा ये। क्या है? भारत रत्न। मैं आपको क्रम से बता देती हूँ, कभी एग्जाम में आ जाए तो आप जरूर लिख लीजिएगा। पहला भारत रत्न है, दूसरा आ जाएगा पद्म विभूषण, चौथा आ जाएगा पद्म भूषण, फिर आ जाएगा पद्मश्री, पद्मश्री। तो ये क्या है? भारत के सर्वोच्च पुरस्कार हैं, जिसमें से सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा आ जाएगा? भारत रत्न पुरस्कार आ जाएगा। आगे बढ़े। और इसके अलावा अगर मैं पुरस्कारों की बात करूं कि अभी वर्तमान में जो पुरस्कार मिले हैं वो कितने पुरस्कार मिले हैं? टोटल भारत के सबसे बड़े पुरस्कारों को मिलाएं तो 106 पुरस्कार मिले हैं। उसमें से पद्म विभूषण की अगर मैं बात करूं तो कितने मिले हैं? पद्म विभूषण मिले हैं 6, पद्म भूषण की अगर मैं बात करूं तो ये मिले हैं 9, और पद्मश्री की अगर मैं बात करूं तो ये कितने मिले हैं? 91। सभी को अगर आप काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा? 106 हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? खेल की बात यहाँ हो रही है। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ पे आयोजित होंगे? अभी की अगर बात करें 2020 की, 2020 में क्या होना था? ओलंपिक होना था। हुआ कब है? 21 में। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से 21 में होता है। प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में क्या होता है? ओलंपिक होते हैं। अभी का कहाँ हुआ था? टोक्यो के अंदर हुआ। आप सभी ने पढ़ा होगा टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक, सभी पढ़ चुके हैं। और अब बात हो रही है 2024 की कि 2024 में ओलंपिक कहाँ पे आयोजित होंगे? तो ये हो जाएगा पेरिस के अंदर। कहाँ पे होगा? पेरिस के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता है? व्यक्तिगत यहाँ पे नाम आ रहा है, स्वयं के लिए, यानी व्यक्तिगत, स्वयं। तो भारतीय कौन महिला है वो जिन्होंने सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता है, वो भी व्यक्तिगत? तो कौन आ जाएगा? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता था। किस क्षेत्र में जीता था? ये कर्णम मल्लेश्वरी क्या करती हैं? भारोत्तोलन, 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 वेट लिफ्टर हैं ये, वेट लिफ्टिंग करती हैं। पीवी सिंधु की अगर मैं बात करूं तो पीवी सिंधु क्या है? ये क्या करती हैं? तो ये खेलती हैं बैडमिंटन, बैडमिंटन। साइना नेहवाल ये भी यही खेलती हैं, बैडमिंटन। सानिया मिर्जा की अगर मैं बात करूं तो ये है टेनिस प्लेयर। क्या है ये है टेनिस प्लेयर। आगे बढ़े। नेक्स्ट है गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? हॉकी की यहाँ पे बात हो रही है तो कौन आ जाएगा? मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट है रूप सिंह की अगर मैं बात करूं तो इनके नाम पे क्या है? स्टेडियम बने हुए हैं। स्टेडियम कहाँ पे बने हुए हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आप मध्य प्रदेश से वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रूप सिंह स्टेडियम है कहाँ पे। नेक्स्ट है आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? आयरन की यहाँ पे बात हो रही है और ये संबंधित है बेसबॉल से। किससे संबंधित है? बेसबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? खेल से संबंधित कप शब्द सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपका 1 नंबर जरूर ये पक्का करवाएंगे। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये आ जाएगा लॉन टेनिस से। किससे आ जाएगा? लॉन टेनिस से डेविस कप का संबंध है। वानखेड़ा स्टेडियम की यहाँ पे बात हो रही है कि वानखेड़ा स्टेडियम है कहाँ पे? तो कहाँ पे आ जाएगा? ये मुंबई के अंदर। जब ये चर्चा में आया था कि शाहरुख खान को क्या किया गया था? शाहरुख खान को रोक दिया गया था इसके अंदर आने से,
यानी कि इसके अंदर शाहरुख खान को एंट्री मिली ही नहीं थी और इसकी वजह से क्या है बहुत चर्चा में आया था। वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई के अंदर है। चेन्नई की अगर मैं बात करूं तो चेन्नई में कौन सा स्टेडियम है? चिदम्बरम स्टेडियम। चिदम्बरम स्टेडियम। कोलकाता की अगर मैं बात करूं तो कोलकाता का स्टेडियम का नाम क्या है? ईडन गार्डन। ईडन गार्डन। और पुणे की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र एसोसिएशन क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा। नेक्स्ट है भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? अब इसमें से बहुत सारे आंसर क्या लगा के आएंगे? ताइक्वांडो। यही लगाओगे ना आप, क्योंकि गलत हो जाएगा अगर लगा दिया तो। भूटान का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा गया है और क्या आ जाएगा? तीरंदाजी इसका राष्ट्रीय खेल आ जाएगा भूटान का। जब मैंने आपको सारे टॉपिक बताए थे कि एसएससी एमटीएस को अगर आपको क्लियर करना है तो इम्पोर्टेंट जीके जीएस आपको क्या पढ़ना है, सारे टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आ चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जरूर चेक कर लीजिएगा। और उस हिसाब से अगर आपके पास 10 से 15 दिन बचे हैं, अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत बेहतर तरीके से आपकी उसमें मदद हो जाएगी एग्जाम के लिए। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ देश की, क्योंकि भूटान का राष्ट्रीय खेल यहाँ पे पूछा गया है। मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि आपको भारत की तो सारी चीज़ें याद करनी ही है, इसके अलावा पड़ोसी देश जितने भी हैं उनके बारे में कुछ जो चर्चित चीज़ें हैं वो अच्छे से आपको याद रखना है, तो वो चीज़ें आप अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट है टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कहाँ का आ जाएगा? चीन का आ जाएगा। और इसमें से 90% स्टूडेंट क्या सोचेंगे? स्कॉटलैंड सोचेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन का हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? 2 क्वेश्चन लिए हैं एक साथ, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन कंफ्यूजन करेंगे आपको, तो आज आप इनका जो भी कंफ्यूजन है इसको दूर कर ले अच्छे से और नोट डाउन कर लीजिए। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? सोने के सिक्के सर्वाधिक किस शासनकाल में जारी हुए हैं? या अगर स्वर्ण के सिक्के पूछे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, स्वर्ण मुद्रा चलाने की बात हो रही है, सर्वाधिक किसने चलाया है, सिर्फ यही आपको देखना है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो कौन चलाते हैं? कुषाण वंश चलाते हैं सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं कौन चलाता है? कुषाण वंश चलाते हैं। और सोने के सिक्के सर्वाधिक किस शासनकाल में चलते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। तो क्या आ जाएगा? गुप्त काल। तो गुप्त काल को क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण काल। स्वर्ण काल इसको कहा जाता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है इसलिए आप उर्दू लगाओगे, जो कि गलत हो जाएगा। फारसी लैंग्वेज है, जो कि क्या है? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा रहती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई थी? चौगान क्या होता है? पोलो तो आप सभी जानते हैं ना। पोलो को क्या कहते थे पहले? चौगान के नाम से इसको जाना जाता है। चौगान खेलते वक्त ये क्या है? गिर जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। कौन है ये? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़े। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? यह आपसे पूछा गया है। तो कौन लिखते हैं? जफरनामे की यहाँ बात हो रही है, गुरु गोविंद सिंह लिखते हैं। कौन लिखते हैं? गुरु गोविंद सिंह, जो कि क्या है? सिखों के 6ठे नंबर के गुरु हैं। टोटल कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। और 10वें गुरु का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। 6ठे नंबर पे आ जाएंगे गुरु गोविंद सिंह, 7वें नंबर पे आते हैं गुरु हराय, और 8वें नंबर पे आते हैं गुरु हरकिशन, और 9वें नंबर पे आते हैं गुरु तेग बहादुर। सबसे अधिक क्वेश्चन बनता है गुरु तेग बहादुर से संबंधित, तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। और सिखों के टोटल 10 गुरु हैं, उसमें से 10वें गुरु का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? मैसूर का बाग इसको कहते हैं। मैसूर का बाग किसको कहा जाता है?
तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। बात यहाँ इसकी राजधानी की हो रही है, तो राजधानी क्या आ जाएगी, श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट है सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है। सती प्रथा का अंत किया था इन्होंने, बहुत ही अच्छा काम किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, और ठगी को भी इन्होंने समाप्त कर दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी की क्या थी, हड़प नीति, हड़प नीति। और लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करें तो ये क्या है, वाइसराय रह चुके हैं भारत के। नेक्स्ट है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल इन बैंकिंग। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है, यानी कि कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है वो किसको समर्पित है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या आ जाएगा, स्वामी विवेकानंद को ये समर्पित है। कन्याकुमारी के अंदर है रॉक मेमोरियल जो कि स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। राजा राम मोहन की अगर मैं बात करूं तो ये करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना। दयानंद सरस्वती की अगर मैं बात करूं तो ये करते हैं आर्य समाज की स्थापना। किसकी करते हैं, आर्य समाज की स्थापना ये करते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। यह एकमात्र ऐसा राज्य है जो सर्वप्रथम क्या है, भाषा के आधार पे अलग हो चुका है कि नहीं, मेरा अलग से निर्माण कर लो, अलग से मेरे को क्या है राज्य का दर्जा दो। तो ये आ गया था आंध्र प्रदेश। कब हुआ था, 1953 में बना था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से अलग हो चुका है तेलंगाना। क्या है, तेलंगाना। कब अलग होता है, तो ये होता है 2014 के अंदर। और इनमें कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो बोली जाती है तेलुगु। कभी अगर आपसे पूछ ले कि भाषाई आधार पे तो अलग हुआ था पर कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है, तो तेलुगु यहाँ पे बोली जाती है। नेक्स्ट है प्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी, मर गए थे आंदोलन कर करके कि अलग कर दो हमको। तो कौन थे वो, पोती श्री रामल्लू। कौन थे, पोती श्री रामल्लू। आगे बढ़े। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपाय करने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान की यहाँ पे बात हो रही है, तो किसका अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत ये चीजें लिखी गई हैं कि संवैधानिक उपाय हो सकता है, तो ये आ जाएगा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। और ये सबसे आईएमपी अनुच्छेद है, जितने भी आईएमपी अनुच्छेद आप पढ़ते हो उनमें से भी ज्यादा वीआईएमपी आप बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि इस अनुच्छेद को यानी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा क्या कहा गया था कि संविधान की आत्मा है ये अनुच्छेद। अगर ये अनुच्छेद नहीं है तो संविधान किसी काम का नहीं है, संविधान बिल्कुल व्यर्थ है। प्रस्तावना के अंतर्गत इस अनुच्छेद के बारे में वर्णन किया गया है जो कि क्या है, संविधान की आत्मा के अंतर्गत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना महत्व रखता है। अब बात करें अनुच्छेद 2 की, इसका आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अनुच्छेद 2 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या है, राज्य संघ का निर्माण, राज्य संघ का निर्माण। तो राज्य संघ का निर्माण कर सकते हैं, वो चीजें लिखी गई हैं किसके अंदर, अनुच्छेद 2 के अंदर। अनुच्छेद 56 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति से संबंधित चीजें हैं जो कि क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति जी जो शपथ ग्रहण करते हैं तो 5 साल के लिए उनका कार्यकाल होता है, उसकी डिटेल इसके अंतर्गत लिखी गई है। इसमें राष्ट्रपति जी जो शपथ ग्रहण करते हैं उसके बाद ही इनका कार्यकाल काउंट होगा। चुनाव हुआ, चुनाव के नतीजे आए, वहां से नहीं उनका कार्यकाल गिना जाएगा। जिस दिन वो क्या करेंगे, शपथ लेंगे उसके बाद में ही उनके 5 साल काउंट होंगे। जो सारी चीजें जिसके अंतर्गत आ जाएगी, अनुच्छेद 56 के अंदर आ जाएगी। अनुच्छेद 301 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आएगा, व्यापार कर सकते हो आप आराम से, वो सारी चीज़ें किस में आएगी, 301 के अंदर। और 302 की अगर मैं बात करूँ तो सभी को अच्छे से पता होगा, हत्या की धारा इसमें आती है। क्या आती है, हत्या की धारा इसमें
आ जाती हैं। कब से? 302 से लेके 308 के मध्य, यानी कि 302 से स्टार्ट हो जाता है किसी को डराना, धमकाना, उकसाना, उसको प्रताड़ित करना, ये सारी चीज़ें किस में शामिल होती है? 302 के अंदर। और अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 307-8 के अंदर वो आ जाता है। नेक्स्ट है, किसकी सलाह पर राष्ट्रपति दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं? किसकी सलाह पे करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। राष्ट्रपति जी करते हैं और दूसरे मंत्रियों की क्या है? नियुक्ति होती है। तो कौन सलाह देता है उनको? प्रधानमंत्री जी सलाह देते हैं कि इनको ये वाला मंत्रीगण सौंप दो, इनको ये मंत्रालय सौंप दो। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? प्रांत की यहाँ पे बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा? बंगाल। बंगाल क्या था? सबसे बड़ा प्रांत था, सबसे बड़ा प्रांत। अगर आपसे पूछूं कि कितने प्रांत थे टोटल आजादी से पहले, तो कितने थे? 17 प्रांत, 17 प्रांत थे। रियासत की अगर मैं बात करूं तो रियासतें कितनी थी? अब आपको रियासतों का नाम लेते से ही एक ही शब्द रट रखा होगा, 562। क्यों थी? कितनी? 565। नाम कितना आता है? 562। क्यों आता है? क्योंकि 3 रियासतों ने क्या है, भारत में शामिल होने के लिए बहुत ज़्यादा नाटक किए थे। एक कौन सी थी? कश्मीर थी, दूसरा जूनागढ़ और तीसरी हैदराबाद। तीनों के तीनों में जो निज़ाम उनके बैठे थे, राजा जो बैठे थे, उन्होंने क्या है, बहुत नाटक किया। उस वजह से आपके दिमाग में अभी तक क्या है, 562 नहीं होता है, 565 टोटल रियासतें थी। 562 तो आराम से मिल गई थी, पर 3 रियासतों ने बहुत नाटक किया। फिर सरदार पटेल ने इनको अच्छे से लाइन पर लाए और क्या है, भारत के अंदर शामिल कर दिया। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, भारत की किस राज्य की तट रेखा सबसे अधिक है? तट रेखा की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि क्या है, गुजरात की सबसे अधिक तट रेखा है। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। चावल का कटोरा। चावल का कटोरा क्यों कहते हैं? क्योंकि चावल का उत्पादन ज्यादा होता है। केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे फूलों का बगीचा किसको कहते हैं। गुजरात के बारे में बता चुकी हूँ। तमिलनाडु की अगर बात करें तो क्या सबसे ज्यादा उत्पादित होता है? धान, नारियल, अनाज। ये सारी चीजें कहाँ पे होती हैं? तो तमिलनाडु के अंदर, जहाँ ज्यादातर उत्पादित होती हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? जिम्नास्ट। जिम्नास्ट के बारे में आपसे पूछा गया है, क्योंकि सिर्फ अगर आपसे पहले स्वर्ण पदक के बारे में पूछा गया था, स्वर्ण पदक की बात आए तो किसका नाम आता है? कर्णम मल्लेश्वरी का, जो कि व्यक्तिगत रूप में पहली बार उन्होंने पुरस्कार जीता था। यहाँ पे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट पूछा गया है, तो आ जाइए दीपा कर्माकर। ये क्या है? पहली जिम्नास्ट हैं। कर्णम मल्लेश्वरी का आप सभी जानते हैं, एक वेट लिफ्टर हैं। पीटी उषा क्या करती हैं? रनिंग करती हैं, दौड़ती हैं। बोलते हैं ना, दौड़ दौड़ के पीटी उषा बन गई। फिर गीता फोगाट की बात करें तो ये क्या है? एक पहलवान है, कुश्ती करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी? ग्राम सड़क योजना शुरुआत होती है इनकी 2000 के अंदर। 2000 के अंदर शुरुआत होती है। किसके द्वारा होती है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। कब शुरू हुई थी? सन 2000 में शुरू हुई थी, क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा था। किसका? स्वर्णिम चतुर्भुज का, कि ये जो भारत है, ये जो भारत है, इसको मैं क्या करूं? अच्छे से तो नहीं बना है, पर आप समझ लीजिए इसको मैं इस प्रकार से जोड़ दूं। समझ रहे हो ना आप? चतुर्भुज स्वर्ण योजना कहते हैं इसको, चतुर्भुज स्वर्ण योजना। स्वर्ण योजना, इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि उन्होंने सड़क बनाई थी, चारों महानगर को एक दूसरे के साथ में जोड़ दिया, ताकि सड़कों का निर्माण हो गया। और बहुत अच्छे से उन्होंने पूरे भारत में क्या है, सड़कों का निर्माण करवा दिया। कौन करवाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी करवाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पहले कौन से राज्य में लागू हुई, यानी सबसे प्रथम कहाँ पे कार्य हुआ? अभी की अगर बात करें 2012-14 की, 2012 से 14 की, तो कहाँ का आ जाएगा? उत्तर प्रदेश का आ जाएगा। और शुरुआत की अगर बात करें तो 2000 आ जाएगा। आगे बढ़े।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे क्योंकि संविधान का निर्माण कब हुआ था, संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, 1950 में हुआ था ना, 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था। अगर बात करें इसको बनाने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, तो तब तक क्या गांधी जी जीवित थे या उनकी मृत्यु हो गई थी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर ये होने वाला है अपना महात्मा गांधी जी। इसका कोई किसी भी प्रकार से वो हिस्सा नहीं थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करें तो ये क्या थे, इन्होंने क्या है संविधान का निर्माण किया है, संविधान निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर मैं बात करूं तो देश के प्रथम PM रह चुके हैं। सरदार पटेल की अगर मैं बात करूं तो ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर के राज्य के तट पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर कौन से राज्य के तट पे स्थित है आपसे पूछा गया है, तो कहाँ पे आ जाएगा, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में सोमनाथ मंदिर। महाराष्ट्र में क्या है, साईं बाबा का मंदिर है, साईं बाबा। और इन्हीं के साथ में क्या है, बड़ा विनायक यानी गणेश जी का बहुत बड़ा मंदिर है। गणेश जी को पूजते हैं, आप सभी को पता है। तमिलनाडु की मैं बात करूं तो श्री रंगास्वामी मंदिर, ये क्या है, तमिलनाडु का सबसे बड़ा मंदिर है। और गोवा की चर्च बहुत फेमस है, आप सभी जानते हैं, सेंट जो चर्च है। नेक्स्ट है शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी रिक्तिस्थान बन गई थी। पेशवाओं की विजय के बाद में मराठा साम्राज्य की राजधानी के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन बन गया था, पूना बन गई थी। पूना कहाँ पे आता है, पूना महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था नागपुर अधिवेशन 1920 के अंतर्गत। और कब हुआ था ऐसे, अगर आपको पता है असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1920 में हुआ था, तो इसका आंसर आप वैसे भी आराम से लगा सकते हैं। असहयोग के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन चले, सारे आंदोलन में आपको पढ़ा चुकी हूँ। और ये सन भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इन सन से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है कि बॉम्बे अधिवेशन कब हुआ था, सन पूछ लेंगे। मद्रास अधिवेशन कब हुआ था, सन पूछ लेंगे। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, सन पूछ लेंगे। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई है? ज्योतिबा फुले लिखते हैं गुलामगिरी। क्या लिखते हैं ये, गुलामगिरी इनके द्वारा लिखी गई है, ज्योतिबा फुले के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की मैं बात करूं तो ये कौन लिखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। विंग्स फायर की अगर मैं बात करूं तो ये कौन लिखते हैं, विंग्स फायर लिखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। और द डिवाइडेशन ऑफ इंडिया की अगर बात करूं मैं, भारत का विभाजन, तो ये लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़े, नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? मिट्टी की यहाँ पे बात हो रही है, शुष्क होती है ज्यादातर, तो राजस्थान के अंदर। तभी तो इसी वजह से क्या हो पाया था, यहाँ पे परमाणु परीक्षण यहाँ पे हो पाया था। आगे बढ़े, नेक्स्ट है किस भारतीय अर्थशास्त्री को 15 मार्च 2019 को प्रतिष्ठित बोर्डले मेडल से सम्मानित किया गया है? चारों के चारों क्या हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। रघुराम राजन, अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह, उर्जित आर पटेल क्या हैं, ये गवर्नर के रूप में भी रह चुके हैं। बात यहाँ हो रही है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जिनको बोर्डले मेडल से सम्मानित किया गया है, तो कौन आ जाएगा, अमर्त्य सेन। क्या है ये, इन सभी के क्या है, नोट पे सिग्नेचर भी है, नोट पे
सिग्नेचर हैं, क्योंकि गवर्नर रह चुके हैं तो नोट पे सिग्नेचर तो होंगे ही ना। और इन चारों में से एकमात्र ऐसे व्यक्ति मनमोहन सिंह, जो कि क्या अर्थशास्त्री भी हैं, साथ में वित्त मंत्री के जो सचिव होते हैं वो भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री के पद पे भी ये कार्य कर चुके हैं, गवर्नर भी ये रह चुके हैं और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी ये कार्यकाल कर चुके हैं, जिनको बहुत बड़े अर्थशास्त्री के रूप में माना जाता है। गवर्नर कब थे ये? 1991 के अंदर थे। तो ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कि क्या है, इनके नोट पे भी सिग्नेचर हैं और दूसरा क्या है, प्रधानमंत्री के पद पे भी ये रह चुके हैं। नेक्स्ट है ISSF ब्लू कॉर्ड्स ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो भारतीय आपसे पूछे गए हैं तो आ जाएंगे अभिनव बिंद्रा। ये क्या है? राइफल शूटर हैं, राइफल शूटर हैं और अब ये ब्रेक ले चुके हैं। सानिया मिर्जा की अगर मैं बात करूं तो ये टेनिस प्लेयर हैं, बता चुकी हूं मैं आप सभी को। सचिन तेंदुलकर, इनको क्या कहा जाता है? क्रिकेट का भगवान इनको कहा जाता है, ये क्रिकेटर हैं। और राहुल द्रविड़ भी क्या है? ये क्रिकेटर है। आज मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसकी वजह से थोड़ी आवाज़ मोटी आ रही होगी, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछा गया है तो कौन सा आ जाएगा? तिब्बत का पठार। और यहाँ से प्रमुख 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट है किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोग करेम ये हो जाएगा, नोग करेम नृत्य किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ये करते हैं बंगला के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? नोग करेम। खासी आदिवासी, खासी गारो जनजाति कहाँ की है? खासी गारो, तो ये आ जाएगी मेघालय की एक जनजाति है खासी और गारो। बंगला करती है। चेरेओ की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा मिजोरम का। और इसका एक और नाम क्या है? इसको बंबू नृत्य भी कहते हैं, बंबू नृत्य। जत्रा कहाँ का है? ओडिशा, जिसको क्या कहा जाता है एक और अन्य नाम से? धानु जात्रा। नेक्स्ट है बिहू तो सबसे प्रसिद्ध है, आप सब पढ़ चुके हैं, असम का। कहाँ का है? असम का हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वीकृति प्रदान होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बन सकता है, चाहे धन विधेयक हो या नॉर्मल विधेयक हो। इसमें क्या है, राज्यसभा लोकसभा से अगर वो पारित हो चुका है तो लास्ट में कहाँ पे जाएगा? राष्ट्रपति जी के पास में जाएगा, उनका सिग्नेचर होगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है स्वीकृति प्रदान करने की। और राष्ट्रपति जी अगर स्वीकृति दे दे तो ही कानून बन पाता है। चाहे कोई सा भी बिल आ जाए उस पर सिग्नेचर किसके होंगे? राष्ट्रपति जी के होंगे, प्रधानमंत्री के नहीं होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्मित नहीं है? लोक कला, मधुबनी चित्रकला बिहार की है, तंजौर कला राजस्थान की है, पट्टचित्र कहाँ की है? ओडिशा की है, कालमेजुथु तमिलनाडु की नहीं है। मतलब ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। थे आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी, मैंने क्लास ली है, पता नहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई होगी कहीं बोलने के लिए, तो माफ़ कीजिएगा अगर मिस्टेक हुई है तो। और बने रहे चैनल के साथ में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।